ज्योति से विवाद पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कहा है कि उनसे तलाक का केस चल रहा है। विधायक बनने के लिए ज्योति, जो कि उनकी पत्नी है, हंगामा कर रही हैं। पवन सिंह का पूरा स्टेटमेंट सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 1 महीना बाद क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी, ये हमारे बस की बात नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कॉफ सिरप से 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। कॉफ सिरप के 2 और सैंपल्स जांच में फेल हो गए। कई जिलों में ड्रग डिपार्टमेंट की रेड जारी। तस्वीरें एमपी के जबलपुर की हैं, जहां ड्रग एवं औषधि विभाग की टीम ने कई दवा दुकानों पर रेड की। कुछ दवाओं के सैंपल भी लिए गए। संदिग्ध दवाओं के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। जितना भी स्टॉक है उसको जब्ती की कार्रवाई वो निरंतर पूरे प्रदेश में चल रही। जो कंपनियां इन सिरप को बना रही थी और जो अमानत पाई गई है, क्या उन कंपनियों के अन्य प्रोडक्टों पर भी बैन लगाने की कार्रवाई मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही है या की जाएगी? इस संबंध में भी जांच जारी है। तो अब जो गुजरात की 2 कंपनियां आई हैं, तो उन पे किस तरीके का आप रिपोर्ट बना के शासन को भेज रहे हैं कि क्या कार्रवाई? जो तीनों कंपनियां हैं, तीनों पर बैन लगा दिया गया है और इनकी विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। ड्रग विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दी जाए। साथ ही डीजीसीए के आदेशों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान या बिना डॉक्टर की पर्ची वाली दवा ना लें। इधर कफ सिरप की जांच को लेकर एमपी ड्रग विभाग का यह कहना है कि जिस राज्य में सिरप बनी, पहली जांच की जिम्मेदारी उस राज्य की होती है। इस पूरे मामले पर आप देखिए TV9 संवाददाता शुभम गुप्ता की यह ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब तक 21 मासूम बच्चों की मौत जहरीले सिरप के कारण हो चुकी है। TV9 भारतवर्ष भी इस पूरे मामले पर बड़ी ही बारीकी से पड़ताल कर रहा है कि आखिरकार चूक कहां हुई है, दोषी कौन है। अब भी जो सैंपल लिए गए थे उसमें से 3 की रिपोर्ट एक तरह से नेगेटिव आई है, बाकी को अप्रूव किया गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार 21 बच्चों की मौत का दोषी कौन? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, TV9 लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि तमिलनाडु में अगर ये सिरप बनी तो वहाँ के ड्रग डिपार्टमेंट ने क्या बिना जांच पड़ताल किए इन्हें अनुमति दे दी? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जब ये सिरप मध्य प्रदेश में आए तो क्या मध्य प्रदेश के ड्रग डिपार्टमेंट ने जांच नहीं की? यही सवाल गुजरात को लेकर भी है कि गुजरात में भी जब ये कंपनीज थी तो वहाँ पर भी क्या जांच पड़ताल नहीं की गई? अगर जांच की तो किसने की, उसका दोषी कौन है और उन दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? और गुजरात में कफ सिरप बनाने वाले 2 कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। गुजरात में अब रेडनेक्स फार्मा और शेफ फार्मा के कफ सिरप बैन कर दिए गए हैं। ये दोनों कंपनियां सर्दी जुकाम की दवा बनाती हैं। एमपी में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद राजकोट और बावला की इन दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब केमिस्टों से इन कंपनियों की दवाइयां वापस मंगाई जा रही हैं। गुजरात में 624 कंपनियां इस दवा का निर्माण करती हैं। एमपी में कफ सिरप की जांच में नमूने फेल हो जाने के बाद इन 2 और कंपनियों के कफ सिरप बैन करने का फैसला किया गया है। इससे पहले भी 2 कफ सिरप पर गुजरात में रोक लगाई जा चुकी है। इस जांच में ये पाया गया कि गुजरात की जो 2 कफ सिरप हैं, जिसमें ये रेडनेक्स फार्मा और दूसरी जो शेफ फार्मा है, उन दोनों कंपनियों की कफ सिरप को बैन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की है। साथ ही साथ जो नियत मात्रा थी उस मात्रा से ज़्यादा डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा पाए जाने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई है। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि इससे पहले
कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप पर भी बैन लगाया जा चुका है। और मध्य प्रदेश में कॉफ सिरप जांच को लेकर खाद्य विभाग की ज्वाइंट कंट्रोलर टीना यादव ने टीवी9 संवाददाता शुभम गुप्ता से बात की है। क्या कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, चूंकि एक जो कोल्ड्रिफ था, उसके बाद 2 गुजरात की थी, और बाकी कितने सैंपल आपने लिए हैं और कब तक इनकी जांच रिपोर्ट आई? जैसे कि पहले जो सैंपल आए हैं उनकी जांच रिपोर्ट आ गई है, उसी के आधार पर जिन 3 सैंपल्स में जो फेल पाए गए थे उनको बैन किया गया है, और बाकी के जो पास हुए थे तो लगातार उनसे रिलेटेड भी दूसरे लॉट के भी सैंपल्स आ रहे हैं, उनकी जांच अभी प्रक्रिया में है। कुछ सैंपल्स अभी पास हुए हैं, उसके पश्चात फेल होने की अभी वर्तमान तक तो कोई रिपोर्ट नहीं है। जैसे भी अगर कोई वर्तमान में रिपोर्ट फेल होने की आती है तो वो अलग से अवगत कराया जाएगा। कितना समय लगता है आप लोगों को ये जांच करने में और रिपोर्ट आने में? कोई भी केमिकल होता है, कोई भी दवाई होती है, उसकी टेस्टिंग की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। उसके अकॉर्डिंग कोई टेस्ट 10 घंटे में भी लगता है, कोई टेस्ट है ना 15 घंटे में भी लगता है, 24 घंटे में भी लगता है, उसके अकॉर्डिंग लगता है, तो उसके बाद ही रिपोर्ट आ पाती है। ये जो कोल्ड्रिफ वाला मामला था, इसकी रिपोर्ट कितने दिनों में आप लोगों के पास आ पाई थी? जितना भी टाइम लगता है 10-12 घंटे, 12 से 14 घंटे उसी हिसाब। और देखिए, शिल्पा शेट्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। विदेश जाने की हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। कहा है कि पहले 60 करोड़ रुपए जमा करें और उसके बाद ही विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ के घोटाले का आरोप है। EOW ने जारी कर रखा है दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि कोर्ट अनुमति के लिए दायर याचिका पर तभी विचार करेगा जब वो 60 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। दरअसल मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ने इसी साल अगस्त में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में उनके खिलाफ सितंबर में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। शिकायत दर्ज कराने वाले यूआई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने आरोप लगाया था कि राज और शिल्पा ने साल 2015 से 2023 के बीच कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल उन्होंने अपने निजी लाभ के लिए किया। इस मामले में शिल्पा शेट्टी से पूछताछ भी हो चुकी है। डिडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या के बाद अब गैंगस्टर वीरेंद्र चरण खौफ में है, जिसका एक ऑडियो भी सामने आया है। डिडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने ली, जिसने सोशल मीडिया पर वीरेंद्र चारण नाम की आईडी से एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि रुलानिया ने उन्हें अपमानित किया था, जिसका बदला लेने के लिए यह हत्या की गई। पोस्ट में धमकी भरे लहजे में लिखा गया है कि हमारे फोन को इग्नोर करने वालों की बारी आएगी, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन सबक सिखाया जाएगा। वहीं अब गैंगस्टर वीरेंद्र चरण को पुलिस का खौफ सता रहा है। उसे डर है कि उनके भाइयों का पुलिस एनकाउंटर कर देगी। हाँ जी, राम राम जी सभी न्यूज चैनल वालों से। मैं वीरेंद्र चरण। एक तो हमारे जो 4 भाई हैं उनको MP बॉर्डर से उठा लिया है, जो कुचामन हत्याकांड में थे। उनमें गणपत है, गणपत के साथ वाले हैं 3 भाई, उनको MP बॉर्डर से उठा लिया है। VK सिंह है, ATS SOG का इंचार्ज है, उन्होंने उठाया है। तो उनका एनकाउंटर करने के चक्कर में है, उनके पास कोई अवैध हथियार कुछ नहीं है उनके पास, उनके एनकाउंटर करने के चक्कर में प्रशासन। और महाराष्ट्र के लातूर में आरक्षण की मांग को लेकर हुए आत्महत्या के मामलों की जांच में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरक्षण और आर्थिक मदद की मांग को लेकर सामने आए कुछ कथित सुसाइड नोट फर्जी पाए गए। महाराष्ट्र के लातूर में जांच में पुलिस ने पाया है कि आरक्षण के समर्थन में की गई आत्महत्याओं को प्लांट किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद कहा है कि जिन सुसाइड नोट्स को आत्महत्या से पहले लिखा बताया गया था, कई मामलों में पीड़ितों ने सुसाइड नोट्स खुद नहीं लिखे थे, बल्कि उनके परिजनों ने बाद में ये नोट रखे थे। इसका मकसद आत्महत्याओं को आरक्षण आंदोलन से जोड़कर समाज में सहानुभूति और सरकार से आर्थिक मदद हासिल करना था।
कई मामलों में जब पुलिस ने मृतकों की हैंडराइटिंग का मिलान किया तो पाया कि सुसाइड नोट उनकी लिखावट से मेल नहीं खाते। संत प्रेमानंद को लेकर ये जानकारी है कि महाराज के स्वास्थ्य को लेकर एक नई इंफॉर्मेशन आई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसके जरिए दावा किया जा रहा था कि संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब है, लेकिन अब खुद प्रेमानंद महाराज ने इन खबरों का खंडन किया है और उसे गलत बताया है। साथ ही बताया गया है कि केवल सुबह 4 बजे की पदयात्रा को बंद किया गया है।